हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वोकैब सफारी सीरीज़ के पार्ट 5 में। वोकैब सफारी सीरीज़ में आप लैंग्वेज साइंटिस्ट की तरह यानी भाषा वैज्ञानिक की तरह वोकैबलरी को सीखते हैं। मेरे ख्याल से यूट्यूब या किसी पेड कोर्स में ये कंटेंट आपको इतना रिसर्च के साथ में और इतना आसानी के साथ में नहीं समझाया जाता। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रखूँगा, हर वर्ड को किसी पिक्चर से एसोसिएट करेंगे और जब पिक्चर से वर्ड को आप एसोसिएट करेंगे वो वर्ड आपके दिमाग में परमानेंटली बैठने लगेगा। साथ ही हर वोकैब वर्ड के सिनोनिम्स के बीच का डिफरेंस आपको समझाएंगे ताकि अलग अलग सिनोनिम्स को आपको यूज़ करना है। चलिए शुरू करें। 2 क्विजेज भी आपके सामने, 8 क्वेश्चन है क्विज नंबर 1 में और 10 क्वेश्चन है क्विज नंबर 2 में। होपफुली 18 में से 18 आपको मार्क्स मिलेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। मन से सीखो और 18 मार्क्स को लो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, लाइक और एक शेयर दे देना सभी लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दोनों पिक्चर्स के साथ में इनमें से किस वर्ड को आप एसोसिएट कर सकते हैं? पहली पिक्चर में क्या बना हुआ है? दिल बना हुआ है इंसान के बिल्कुल बीचों बीच, हार्ट। और दूसरी पिक्चर में क्या हो रहा है? ये आ, कोई ड्रिंक है, जैसे अपने घर में रूह अफ़ज़ा आती है ना, जिसमें से आप क्या कर रहे हैं, उसको पानी में मिला करके आप एक पूरी ड्रिंक को तैयार कर रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आपने ये मिलाया और बाकी पानी में डाला, पानी का आपका पूरा ड्रिंक जो है रेडी हो गया। आप इसको ट्रांसेंड बोलेंगे, ऑस्ट्रेसाइज बोलेंगे, इसेंस बोलेंगे, एश्यू बोलेंगे या सरमाउंट बोलेंगे? चलो समझते हैं इसको। देखो ये दोनों पिक्चर्स जो है ना, ये कनेक्ट होंगी इस वर्ड के साथ में जिसका नाम है इसेंस। क्या मतलब होता है इसेंस का? हिंदी में मतलब होता है सार या सारांश। फंडामेंटल करेक्टर डिफाइनिंग क्वालिटी या एलिमेंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ का करेक्टर डिफाइन करने वाला, चरित्र को बताने वाला सबसे मूलभूत जो क्वालिटी है ना, गुणवत्ता है, वो कहलाती है एसेंस। जैसे इंसान की लाइफ का एसेंस होता है हार्ट। हार्ट बंद हो गया तो 1-2 सेकंड का ही खेल है, बाकी कोई ऑर्गन काम करना बंद करता है आप डॉक्टर के पास जाते हैं। ब्रेन डेड होने के बाद भी लोग जीते हैं काफ़ी टाइम, लेकिन हार्ट का जब माल फंक्शन करना या अटैक आना, स्ट्रोक आना, उसके बाद इंसानी ज़िंदगी जो है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो अगर अपना फिजिकल एसेंस देखें तो वो है हार्ट। इसी तरीके से ये जो आप रूह अफ़ज़ा देख रहे हैं ना, ये भी एक एसेंस है किसी फ्लेवर का। आपको इसको थोड़ा सा पार्ट जो है पानी में मिलाना है और पूरी आपकी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। समझ पाए? मान लीजिए रूह अफ़ज़ा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, तो स्ट्रॉबेरी का आपको बहुत सारी स्ट्रॉबेरी नहीं लानी है, थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा आपको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला पानी में डालना है और पूरा स्ट्रॉबेरी का आपका ड्रिंक रेडी हो जाएगा। समझ पा रहे ना? सार को बोलते हैं एसेंस। अब चलो इसके सिनोनिम्स और इस वर्ड के जो अपने दूसरी फॉर्म्स देखेंगे। इसेंस एक नाउन है, इसी से एक एडजेक्टिव बना है इसेंशियल, और इसी से एडवर्ब बनी है इसेंशियली। इसेंस मतलब सार, इसेंशियल मतलब ऐसी चीज़ जिसमें सारा सार हो, या यूं कह दें जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो, नेसेसरी हो। भाई पढ़ाई जो है वो सार है आपकी कामयाबी का। अगर आपको करियर कुछ बनाना है तो अनपढ़ आदमी तो नहीं बना सकता करियर, अनपढ़ आदमी तो रेडी लगाता है। अगर आपको करियर बनाना है तो पढ़ाई करनी है ना, तो पढ़ाई जो है आपके करियर का सार है, इसलिए स्टडीज़ आर इसेंशियल फॉर योर करियर। आई बात समझ में? देखो ऐसे कनेक्टेड है वर्ड। सार नाम के वर्ड से इसेंस से इसेंशियल यानी नेसेसरी नाम का वर्ड बनता है। और इसेंशियली का मतलब क्या होता है? इसेंशियली का मतलब है जी मूलभूत तरीके से, बेसिकली या फंडामेंटली। भाई इसेंस जो है मूलभूत ही है ना, फंडामेंटली है ना, तो इसेंशियली मतलब फंडामेंटली या बेसिकली। तो इन तीनों वर्ड्स को आप ध्यान में रखेंगे, इसेंस, इसेंशियल और इसेंशियली। चलो अब थोड़ा सा और ऊपर लेकर के आते हैं अपने स्पीड को। इसेंस वर्ड को यूज़ करके देखेंगे और फिर इसके सिनोनिम्स को अपने को समझना है। एक सेंटेंस बनाते हैं, ट्रस्ट इज़ द इसेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप। भरोसा जो है, यकीन जो है, वो सार होता है, विश्वास हमेशा इसेंस होता है किसी भी रिश्ते का। नाउन फॉर्म में यूज़ कर लिया आपने इसेंस को। एक सेंटेंस और बनाओ, लव इज़ इसेंशियल इन एनी रिलेशनशिप। रिश्ता जो है, लव जो है, प्यार जो है, बहुत ज़रूरी है, इसेंशियल है किसी भी रिश्ते में, जो है रिलेशनशिप में। अब एडवर्ब फॉर्म में यूज़ करके देखेंगे, ट्रस्ट इज़ इसेंशली द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप। ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, मूलभूत तरीके से इसेंशली या बेसिकली फाउंडेशन है, नींव है किसी भी रिश्ते की। कोशिश कर रहे हैं आपको हर तरीके के वर्ड को हर फॉर्म में यूज़ करना सिखाएं, खाली इसेंस सीख करके आगे मत बढ़ जाओ। ये दोनों वर्ड जो हैं इसेंस से जुड़े हुए हैं। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और एडवांस लेकर के आओ। मेरे को ये बताओ, इसेंस के सिनोनिम्स हैं सारे के सारे, क्या इनके बीच का डिफरेंस आप बता सकते हैं? सब्सटेंस, जिस्ट, क्रक्स और निटी-ग्रिटी। चलो कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होंगे सारे सिनोनिम्स, वो मीनिंग कहाँ से बताएंगे इनका? पहले तो सिनोनिम्स याद करो। सब्सटेंस, इसेंस का सबसे क्लोज सिनोनिम होता है सब्सटेंस।
फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ समथिंग। अब इसेंस वर्ड के कई मीनिंग्स हैं, सब्सटेंस का मीनिंग सिर्फ यही है, फंडामेंटल एलिमेंट, है ना, इसलिए ये थोड़ा सा लिमिटेड मीनिंग वाला सिनोनिम है। मतलब इसका एक ही मीनिंग है, फंडामेंटल एलिमेंट। इसेंस के तो कई मीनिंग्स हैं, जैसे इसेंस का मीनिंग है सार, सत्व, है ना, वो रोअफ़ज़ा वाली बात बताई मैंने आपको, वो भी इसेंस होती है ना। तो वो कई मीनिंग्स रखने वाला वर्ड इसेंस, उसका एक लिमिटेड मीनिंग जो है सब्सटेंस, वो बिल्कुल उसका क्लोजेस्ट है। अब एक मीनिंग है इसका जिस्ट। जिस्ट का मतलब भी होता है सार, लेकिन जिस्ट का मतलब होता है समरी या सेंट्रल आइडिया ऑफ समथिंग, किसी आर्गुमेंट का, किसी पेपर का, रिसर्च पेपर का, किसी किताब का, है ना। जिस्ट वर्ड को आप तभी यूज़ करें जब आपको किसी लिखी हुई या बोली गई बात की समरी पूछी गई हो। जिस्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज दैट, जिस्ट ऑफ दिस बुक इज दैट। समझ पा रहे हैं? तो ये किताबों और बातों से जुड़ा हुआ वर्ड है, सार बताने वाला। थोड़ा अलग मीनिंग है ना इसका। चलो, फिर एक वर्ड है क्रक्स, इसका मतलब भी होता है सार। कहीं नहीं मिलेगा ये आपको डिक्शनरी में साफ साफ। क्रक्स वर्ड का मतलब भी सार होता है, लेकिन क्रक्स वर्ड का प्रैक्टिकल मीनिंग होता है मेन मुद्दा, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना मेन मुद्दा। आपने किसी ने आपसे पूछा भाई क्या मेन मुद्दा है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द क्रक्स ऑफ मैटर। कोई मामला चल रहा है कहीं पे, किसी ने आपको पूछा भाई गलवान का मुद्दा क्या है, तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द क्रक्स ऑफ गलवान इशू। तो किसी भी इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कहलाता है क्रक्स, ना कि इसेंस। लास्ट है निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी का मतलब भी सार होता है, लेकिन ये किसी एक्टिविटी की प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। जैसे आपसे कोई पूछे निटी ग्रिटी क्या होती है, एक बाईसाइकिल को चलाने की, साइकिल चलाने की निटी ग्रिटी क्या है? निटी ग्रिटी यही है कि पहले बैलेंस बनाओ, फिर पैडल चलाओ, फिर ब्रेक लगाओ जब जरूरत पड़े, है ना। ये निटी ग्रिटी है। हर चीज़ की कुछ निटी ग्रिटी होती है ना। तो ये स्पेसिफिक डिटेल से जुड़ी हुई चीज़ है, ये भी सार की बात करती है, लेकिन किसी काम की निटी ग्रिटी की बात करेंगे आप हमेशा। चलिए, अब इन चारों जो सिनोनिम्स को आपने सीखा, सब्सटेंस क्लॉजेस सिनोनिम, जिस्ट का मतलब होता है किसी लिखी हुई या बोली गई बात का सार, किसी किताब का, किसी, समझ गए ना, भाषण का। क्रक्स का मतलब आप समझ गए, किसी भी कंट्रोवर्शियल चीज़ का मेन मुद्दा। और निटी ग्रिटी का मतलब होता है सारे लेकिन स्पेसिफिक प्रैक्टिकल डिटेल्स किसी काम को करने की। जैसे लड़की जो है ये किताब को पढ़ के इस खाने को बना रही है, तो इस किताब से इस व्यंजन को, पकवान को या डिश को बनाने की निटी ग्रिटी समझने की कोशिश कर रही है, कैसे ये डिश को आप बनाएंगे। चलो, अब एक छोटा सा टेस्ट भी लेंगे अपने, चारों वर्ड्स आपके दिमाग में तभी बैठेंगे, ठीक है। टेस्ट कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। द डैश ऑफ यूएसएस, या टेस्ट तो ले लेंगे, लेकिन एक वर्ड मैंने पीछे मिस कर दिया। इसेंस से जो आपने इसेंस वर्ड सीखा ना, इसी से एक वर्ड बनता है क्विंटेसेंस, ठीक है, क्विंटेसेंस। और ये वर्ड बना कैसे है? क्विंट प्लस में इसेंस से। अब क्विंटेसेंस का मतलब क्या होता है जी? देखिए, क्विंट का मतलब होता है पांचवा या फिर प्योरेस्ट। आपने सुना होगा 5 एलिमेंट होते हैं पर्यावरण में, धरती, अग्नि, वायु, जल। पांचवा क्या है? कोई बोल देता है दिल, कोई बोल देता है स्पेस, कोई बोल देता है लव, है ना। हर कल्चर में पांचवा एलिमेंट जो है ना, वो अपने हिसाब से बनाया गया है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। तो ये जो पांचवा एलिमेंट है ना, उसको क्विंट बोला जाता है, और ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है। ये सभी एलिमेंट्स के ऊपर माना जाता है हर कल्चर में। समझ पा रहे हैं? मैं इस वर्ड का ओरिजिन आपको बता रहा हूँ। तो क्विंट का मतलब होता है प्योरेस्ट, इसेंस का मतलब होता है सार। तो क्विंट इसेंस का मतलब होता है प्योरेस्ट इसेंस ऑफ किसी की, जो है किसी भी चीज़ का। या फिर इसका मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल या टिपिकल एग्जाम्पल किसी चीज़ का। जैसे सचिन तेंदुलकर इज द क्विंटेसेंस ऑफ अ क्रिकेटर। सचिन तेंदुलकर परफेक्ट एग्जाम्पल है एक अच्छे बल्लेबाज का, अ गुड बैट्समैन का। समझ पाए? क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म है। अगर क्रिकेटर का एसेंस निकालना हो, क्रिकेटर कैसे बनेंगे, क्या क्या उसमें गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती है, तो वो सारे एसेंस का प्योरेस्ट फॉर्म जो है ना, वो है सचिन तेंदुलकर, इसलिए वो क्विंट एसेंस है। मेरे ख्याल से वर्ड आपके दिमाग में बैठ गया होगा। क्विंट मतलब प्योरेस्ट, क्विंटेसेंस मतलब टिपिकल एग्जाम्पल या परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब इन चारों पांचों वर्ड्स को अपने यूज़ करेंगे इस क्विज में। 5 क्वेश्चंस आपके सामने डाल रहा हूँ मैं। देखो, मैं तो करवा दूंगा, मैंने ही क्विज बनाया है, मैंने ही सारी पिक्चर्स लेकर के आया हूँ, सारे वर्ड्स मैंने लिख करके लाया हूँ। ये कोशिश एक बार खुद से करो, चलाओ अपना दिमाग चलाओ, 5 में से कौन सा वर्ड कहाँ पे फिट करोगे। द डैश ऑफ यूएसएस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज इट्स वीकिंग करेंसी, या वीक करेंसी, है ना। इसको वीकनिंग लिखना चाहिए, वीकनिंग, ठीक है। जो डैश है अमेरिका की आर्थिक प्रॉब्लम्स का, वो है उसकी कम बढ़ती हुई करेंसी या कमज़ोर बढ़ती हुई मुद्रा। क्या है? निटी ग्रिटी है,
क्विंटेसेंशियल है, जिस्ट है, क्रक्स है या एसेंस है? देखो जी, ये इस प्रॉब्लम का मेन मुद्दा है। जब भी मैंने आपको बताया किसी इशू, प्रॉब्लम, कंट्रोवर्सी का मेन मुद्दा निकालना हो तो वर्ड यूज होता है क्रक्स। समझे? अब ये सारे वर्ड का मतलब एक ही है, सबका मतलब है सार या फंडामेंटल क्वालिटी, लेकिन सबका अपना अपना यूज है। तो क्रक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम इज यूएसए इज वीकनिंग करेंसी। वीकनिंग कर लेना यार, ठीक है। मैनेजमेंट कोर्सेज हेल्प स्टूडेंट्स लर्न द डैश ऑफ बजटिंग, कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग टू रन अ बिजनेस। मैनेजमेंट कोर्सेज जो है वो हेल्प करते हैं बच्चों को लर्न करने में इस चीज़ को, जो है इन सभी कामों की, बजटिंग, कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग की। भैया इन कामों के इन एंड आउट्स आप सीखते हैं, इन कामों की स्पेसिफिक डिटेल्स सीखते हैं आप। जब भी किसी चीज़ की स्पेसिफिक डिटेल्स की बात होगी तो वर्ड यूज होगा निटी-ग्रिटी, ठीक है। लर्न द निटी-ग्रिटी ऑफ दीज एक्टिविटीज। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो। द कंपनी पब्लिश्ड अ एन डैश ऑफ इट्स एनुअल कॉन्फ्रेंस। कंपनी ने पब्लिश किया अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस के डैश को। थोड़ी मेरी आवाज़ बैठी हुई है। देखो जी, कोई कॉन्फ्रेंस हो, किताब हो, आर्गूमेंट हो, जब उसकी समरी आपसे पूछी जाए तो समरी के लिए सही वर्ड होता है अंग्रेजी में जिस्ट। ना कि इसेंस, ना कि क्रक्स, ना कि क्विंटेसेंशियल, ना कि निटी-ग्रिटी, ठीक है। तो जिस्ट को पब्लिश किया अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ पे जिस्ट वर्ड यूज हो जाएगा तीसरे में। कोको कोला एंड मैकडोनल्ड्स आर डैश अमेरिकन ब्रांड्स। कोक और मैकडोनल्ड्स जो हैं वो अमेरिकन ब्रांड्स हैं इस प्रकार की। इसेंस है, क्रक्स है, जिस्ट है, निटी-ग्रिटी है। अरे ये टिपिकल क्विंटेसेंशियल अमेरिकन ब्रांड्स हैं ये। अमेरिकन ब्रांड्स का टिपिकल एग्जांपल होता है कोका कोला और मैकडोनल्ड्स। समझ पाए मेरी बात को? ये बेसिक बेसिक अमेरिकन ब्रांड्स हैं, टिपिकल अमेरिकन अमेरिकन ब्रांड्स हैं। समझ गए ना? परफेक्ट एग्जांपल जब भी किसी चीज़ का देना हो, जैसे अमेरिकन दिमाग बात, अमेरिकन जो आपके दिमाग में आए तो वैसे ही आपके दिमाग में क्या आएगा? न्यूयॉर्क आएगा, वाशिंगटन डीसी आएगा, जो बाइडन आएंगे, कोका कोला आएगा, मैकडोनल्ड्स आएगा, फेसबुक आएगा, गूगल आएगा, नास्टेक आएगा, है ना? तो इस तरीके से आपको वर्ड का मीनिंग देखो और सही भावना से उसको सही जगह पे यूज़ करो। चलो पांचवा देखो। बुक्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद कैप्चर द डैश ऑफ लाइफ इन रूरल इंडिया अंडर द कॉलोनियल रूल। किताबें जो लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, वो कैप्चर करती हैं डैश को, जो था जीवन का भारत के रूरल इंडिया में, यानी गांवों में, और कब? कॉलोनियल रूल के अंडर में, अंग्रेजों के राज के अंडर में, उपनिवेशवादी ताकतों के अंडर में। तो ये कैप्चर करती थी सार को, इसेंस को, है ना। उस लाइफ का इसेंस आपको मिल जाएगा मुंशी प्रेमचंद की किताब में। जरूरी नहीं है आप 16वीं सदी में पैदा होकर के 1947 तक आप जिएंगे तभी आपको पता लगेगा कॉलोनियल रूल क्या था 250 साल का। नहीं, आप तो मुंशी प्रेमचंद की किताब पढ़ लो, उससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, सार मिल जाएगा आपको उस वक्त की लाइफ का। चलिए पांचों वर्ड आपने मेरे ख्याल से सीख लिए अच्छे से। अब ये एक वर्ड नहीं है। कोई बच्चा मुझे कह रहा था सर एक क्लास में आपने 3 ही वर्ड सिखाए। भैया आपने इसेंस सीखा तो उससे आपने 5 नए वर्ड्स और भी तो सीख लिए ना, तो 6-7 वर्ड हो गए ये। ठीक से सीखोगे तो एक क्लास में आपके 20-25 वर्ड्स हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे अपने। जिन प्यारे प्यारे बच्चों को अपने एग्जाम्स की तैयारी को बूस्ट देने की ज़रूरत है तो आप फ़ायदा ले सकते हैं वाईटी के कोर्सेज़ का। वाईटी आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक रखा है, इसको डाउनलोड करें। ऐप पे आपको 4 तरह के कोर्सेज मिलेंगे, राइटिंग का, यूपीएससी का, एसएससी का और बैंकिंग का। राइटिंग कोर्स के अंदर आपको बेसिक से एडवांस्ड लिखना सिखाया गया है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, किसी भी फॉर्मेट में। लगभग 80 घंटे का कोर्स है, इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से यूपीएससी कोर्स जो अभी भी लॉन्च हुआ है, इसमें आपको यूपीएससी में या स्टेट पीएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में माइग्रेट करवाया जाता है। किसी भी आप मीडियम से आ रहे हो, आप इंग्लिश में अपना आंसर राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ग्रामर, वोकैब, ये सब चीज़ें सीख सकते हैं इस कोर्स की मदद से। अभी भी कोर्स लॉन्च हुआ है, इसमें पर्सनल मेंटोरशिप का भी फैसिलिटी है। विद पर्सनल मेंटोरशिप ये कोर्स है 4999 का, और विदाउट पर्सनल मेंटोरशिप ये है 1999 का। ऐप पे आपको एसएससी और बैंकिंग के कोर्स भी मिलेंगे। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बात कर सकते हैं अगर किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो। नंबर को नोट कर लें, ऐप को डाउनलोड करें। अब देखो ये पिक्चर्स हैं आपके सामने, और मुझे बताओ इनमें से किस वर्ड से इन पिक्चर्स को आप कनेक्ट करना चाहेंगे? ट्रांसेंड से, सरमाउंट से, इसेंस से, निटी-ग्रिटी से या शन से?
निटी ग्रिटी होगा नहीं, आप ऑलरेडी देख चुके हैं। इसेंस होगा नहीं, ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे एक आदमी क्रॉस कर रहा है एक लाइन को, और यहाँ पे बड़े बड़े लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हैं चाणक्य, आचार्य चाणक्य। ये है न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी की खोज की। और ये हैं लुडविग वैन बिथोवन, जिनके पियानो पीसीस को हम आज भी सुनते हैं ना। 300-400 साल पहले जो पियानो के पीसीस ये लिख करके गए हैं, पियानो की जो धुनें लिखी हैं, वो आज भी हम बजा रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग हैं। देखो जी, इन सभी को आप कनेक्ट करेंगे ट्रांसेंड नाम के वर्ड से। ट्रांसेंड, पहले बोलना सीखो। ट्रांसेंड, ट्रांसेंड का मतलब होता है ट्रांस प्लस में सेंड। सेंड का मतलब होता है जाना, और ट्रांस का मतलब होता है पार या बियॉन्ड। ट्रांसेंड वर्ड का मतलब क्या हो गया? पार चले जाना, किसी के आगे निकल जाना, किसी को पीछे छोड़ देना। ठीक है। जनरली ट्रांसेंड वर्ड का यूज़ किया जाता है किसी स्टैंडर्ड के गो बियॉन्ड करने में। स्टैंडर्ड के गो बियॉन्ड करने में, जैसे आपने नई कार ली और कार की सर्विस करवाने आप अपने सर्विस प्रोवाइडर के पास गए। सर्विस भी उसने अच्छे से करके दी है आपकी, और हर कार कंपनी ऐसा ही कर रही है। आप अपनी कार लेकर के जाओ, आपकी कार की सर्विस करके दे देगी। लेकिन एक नई कंपनी आई, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक नई कंपनी आई एबीसी। एबीसी क्या बोलती है? हमारी कार की सर्विस आपको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर आके आपकी कार की सर्विस करेंगे, या आपके घर से आपकी कार उठा के ले जाएंगे और फिर आपकी सर्विस करके कार को वापस घर पे छोड़ देंगे। तो ये एबीसी वाले क्या कर रहे हैं? ये स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जा रहे हैं। जो बना हुआ है ना मापदंड, उसके पार जाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ट्रांसेंड द सर्विस स्टैंडर्ड्स इन द मार्केट। मेरे ख्याल से ऐसे वर्ड आपको याद हो जाएगा। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनसे अगर आगे पार जाने की कोशिश करोगे आप इन फील्ड्स के अंदर, तो आप ट्रांसेंड करेंगे। किसी रेखा को क्रॉस करेंगे, लाइन को लांघेंगे, तब भी आप ट्रांसेंड करेंगे। हिंदी बोलते हैं इसको उत्कृष्ट होना, है ना। टू बी ग्रेटर इन साइज, स्कोप, इंपॉर्टेंस और सुप्योरिटी देन द स्टैंडर्ड। चलिए, ट्रांसेंड एक वर्ब है, ट्रांसेंडेंस इसका नाउन है, ट्रांसेंडेंट इसकी एडजेक्टिव फॉर्म है। जो ट्रांसेंड करे वो ट्रांसेंडेंट है, और इस एक्शन को बोलेंगे ट्रांसेंडेंस। थोड़े एडवांस वर्ड है, ज़्यादा आप यूज़ होते हुए इनको देखोगे नहीं, बस यही वर्ब याद रख लेना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीवर्स ट्रांसेंड्स ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। जो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, कि यूनिवर्स बहुत सारे हैं, है ना। ऐसा भी एक नया कॉन्सेप्ट आया ना स्ट्रिंग थ्योरी में। भैया आपके जैसा आदमी किसी और यूनिवर्स में भी है, आप एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पे टीचर है ना। तो आप जैसे कई लोग होंगे, ऐसा एक थ्योरी बनी हुई है मल्टीवर्स की। तो ये जो मल्टीवर्स की थ्योरी है ना, ये पार जाती है, आगे जाती है, परे जाती है इंसान की समझ के या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के। ठीक है। अभी आप आम आदमी जो है इस थ्योरी को ठीक से नहीं समझ पाता। चलो अब इसका एडवांस पार्ट आएगा भाई, ट्रांसेंड वर्ड के सिनोनिम्स और उनके बीच का डिफरेंस। सारे सिनोनिम्स मैं आपके सामने एक बार लिख रहा हूँ, पिक्चर्स भी आ गई हैं। अब एक एक करके हर सिनोनिम का मीनिंग अपने को जानना है। देखिए, ट्रांसेंड का मतलब होता है पार जाना, और इसका क्लोजेस्ट सिनोनिम है सरपास या आउटस्ट्रिप। लेकिन इसमें फ़र्क है। ट्रांसेंड का मतलब होता है स्टैंडर्ड से पार जाना, कोई कंपटीशन नहीं है। भाई सारी गाड़ियाँ जो है आपको बुला करके आपकी सर्विस करके गाड़ी आपको दे रही थी। आपने तो एक नई कंपनी खोली जिसमें आप घर आके सर्विस कर रहे हो, तो किसी गाड़ी से कंपटीशन नहीं है आपका, सर्विस स्टैंडर्ड से कंपटीशन है। तो ट्रांसेंड में आप नो कंपटीशन वाली फीलिंग देखेंगे, लेकिन सरपास आउटस्ट्रिप में आपके कंपटीशन को आपको बताना होगा, किसको सरपास किया, किसको आउटस्ट्रिप किया। टू एक्सीड और गो बियॉन्ड समथिंग और समवन इन अ कॉम्पिटिशन। तो ये है जी सरपास करना, ये है ट्रांसेंड करना। एक लाइन खींची हुई थी, इस लाइन के पार चले गए, ट्रांसेंड कर गए, एक स्टैंडर्ड के पार चले गए। और यहाँ पे क्या है, आपका कॉम्पिटिटर है, उसके साथ रेस में हो, रेस में उसको पीछे छोड़ोगे तो सरपास या आउटस्ट्रिप करेंगे। तो बेसिक मीनिंग आपने सीख लिया, दोनों वर्ड्स का डिफरेंस सीख लिया। अब आ जाओ तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड होता है जी एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है मात्रा में ज़्यादा होना, जो एक्सपेक्टेड है या रिक्वायर्ड है उससे। अब आप कहने को तो ट्रांसेंड भी एक्सीड ही है, इसीलिए इसका सिनोनिम भी है। लेकिन एक्सीड क्या होता है, समझ पा रहे ना, जो आपने सोचा था उससे ज़्यादा मिल गया, दिख गया, वो कहेंगे एक्सीड कर गया। ठीक है। जैसे द सैलरी इन माई करंट जॉब एक्सीड्स दैट इन माई प्रीवियस जॉब। जो सैलरी है मेरी करंट जॉब में, वो एक्सीड करती है उस सैलरी से जो मेरी प्रीवियस जॉब में थी। यहाँ पे सैलरी सरपास नहीं कर गई, दोनों जॉब की सैलरियाँ रेस में नहीं भाग रही कहीं पे, या ट्रांसेंड नहीं कर गई, कोई सीमा लांग के आगे नहीं चली गई, एक्सीड कर गई। ठीक है। फिर एक वर्ड है एक्सेल करना। भाई ट्रांसेंड करेंगे, किसी के पार जाएंगे, किसी के आगे निकलेंगे, तो आप एक्सेल भी करेंगे। एक्सेल वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना। इसमें कोई कंपटीशन फॉम्पिटिशन नहीं है, कोई गो बियॉन्ड वाला मीनिंग नहीं है।
आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो यू एक्सेल इन इंग्लिश। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं या पढ़ाने में अच्छे हैं, यू एक्सेल एट स्टडीज़ या मैथ्स या टीचिंग। तो किसी भी चीज़ में अच्छा होना, एक्सेल होना बताता है। नो कंपटीशन, नो गोइंग बियॉन्ड, नो एक्सीडिंग एनीबडी। लास्ट अपने पास सरमाउंट या सबड्यू। सर माउंट बना है माउंट से। सर माउंट का मतलब होता है पहाड़ की चोटी पे पहुंचना, किसी पहाड़ को नापना। और सबड्यू का मतलब होता है किसी को सबॉर्डिनेट बनाना या किसी के ऊपर फतह पाना, किसी को दबाना, उसके ऊपर बैठ जाना। समझ पाए? सरमाउंट सबड्यू जो हैं दोनों किसी को डिफीट करने के लिए यूज होते हैं। ना इसमें किसी को सरपास करेंगे, ना एक्सीड करेंगे, ना किसी मामले में एक्सेल करेंगे, ना गो बियॉन्ड करेंगे। आप तो सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, किसी भी इश्यू को या कॉम्पिटिटर को या डिफिकल्टी पे फतह पाने की कोशिश करते हो। तो ये फतह पाने के सिनोनिम्स हैं। समझे? पांचों ही ट्रांसेंड वर्ब के सिनोनिम है, डिक्शनरी खोल लेना, लेकिन पांचों का मीनिंग अलग है। थोड़ा डिटेल में बता दिया, अब यूज भी करके देख लेते हैं। गुड म्यूजिक कैन डैश द बाउंड्रीज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। अच्छा म्यूजिक जो है बाउंड्रीज को डैश कर सकता है, जो है शब्दों की और भाषाओं की। सभी लोग कमेंट में इसको अटेम्प्ट करें। क्लास देख रहे हो ना, साथ साथ चला रहे हो, कमेंट में इसको अटेम्प्ट करो। गुड म्यूजिक के साथ में लिख के बताओ क्या लगाओगे। सबड्यू लगाएंगे, सरपास लगाएंगे, ट्रांसेंड लगाएंगे, एक्सीड लगाएंगे। देखिए, सबड्यू का मतलब है सतह फतह पाना। सरपास का मतलब है रेस में पीछे छोड़ देना। एक्सीड का मतलब होता है मात्रा में ज़्यादा होना। ना तो अच्छा म्यूजिक बाउंड्री से ज़्यादा है, ना बाउंड्री को हरा रहा है, ना बाउंड्री को रेस में पीछे छोड़ रहा है। ये तो ट्रांसेंड कर रहा है, उस बाउंड्री के पार जा रहा है। अच्छा म्यूजिक होगा तो वो फ्रांस में भी अच्छा है, इंडिया में भी अच्छा है और चाइना में भी अच्छा है। उसको कोई वर्ड्स, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन या नेशनल बाउंड्री जो है उस म्यूजिक को बुरा नहीं बनाती हैं। ठीक है? तो कैन ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेजेस, ऐसे इस वर्ड को यूज करना है। न्यूटन डैश इन मैथमेटिक्स एट ए यंग एज, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इजली। न्यूटन नाम का जो आदमी था वो डैश कर गया था मैथमेटिक्स में बहुत ही यंग एज में, सॉल्व करते हुए बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से। मैथमेटिक्स में क्या किया? फतेह पा ली क्या उसने? मैथमेटिक्स में एक्सेल कर लिया, बहुत अच्छा हो गया वो। मैथमेटिक्स को रेस में पीछे छोड़ के सरपास कर गया, या मैथमेटिक्स के पार चला गया, कुछ और ही नया सीख सीख लिया उन्होंने या सिखा दिया। मैथमेटिक्स से तो पार निकल गए वो, ऐसा था क्या? भाई साहब वो यंग एज में थे, बड़ा अच्छा करते थे, मैथमेटिक्स समझते थे। ही एक्सेल्ड इन मैथमेटिक्स, इसके साथ में ऐड भी आ जाता है। ठीक है? एक्सेल्ड एट मैथमेटिक्स या इन मैथमेटिक्स। चलो और दो सेंटेंस बनाओ। खूब सेंटेंस बना के लाया हूँ, जब तक मन ना भर जाए, पेट ना भर जाए ना, तब तक ये क्लास चलाना। एक एक वर्ड को ऐसे सीखना है, मुड़ के देखने की ज़रूरत ना पड़े। नोट्स आपको मिल जाएंगे, हर क्लास के नोट्स कमेंट सेक्शन में रहते हैं, वहाँ से फ़ायदा ले लेना है। द अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांडी फार दैट ऑफ वाइन। जो ब्रांडी की अल्कोहलिक स्ट्रेंथ है वो फार डैश करती है स्ट्रेंथ को वाइन की। यहाँ पे दैट लगाया गया स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ से कंपेयर करने के लिए। वाइन में क्या कम होती है और ब्रांडी में क्या ज़्यादा होती है? अल्कोहल। कम ज़्यादा की बात हो रही है, और जब भी कम ज़्यादा की बात होगी तो ज़्यादा के लिए यूज़ करेंगे एक्सीड। एक्सीड्स, फार एक्सीड्स दैट ऑफ वाइन। समझ पाए ना? ये तीनों वर्ड तो यहाँ पे मीनिंगलेस हैं। पार चली गई या हरा दिया या सरपास कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना? चलो, हिज टाइम फॉर द 100 मीटर्स सरपास्ड या सबड्यूड या एक्सेल्ड या ट्रांसेंडेड द प्रीवियस रिकॉर्ड बाय 100 ऑफ अ सेकेंड। कह रहा है उसका जो टाइम था 100 मीटर्स वाली रेस के लिए, 100 मीटर्स का मतलब है 100 मीटर रेस, वो डैश कर गया प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड को 1 सेकंड के 100वें हिस्से से। भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ था, उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को इसने पीछे छोड़ा है। जब भी ज़िंदगी में किसी को पीछे छोड़ेंगे, सरपास या आउटस्ट्रिप करेंगे, सरपास्ड द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड। उससे आगे नहीं बढ़ गया, उससे अच्छा नहीं हो गया, उसको हरा नहीं दिया, सबड्यू नहीं कर दिया, फतेह नहीं पाली, है ना? यहाँ पे सरपास वर्ड यूज़ होगा क्योंकि किसी रिकॉर्ड का पीछा करके उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा गया है। चलिए, हो गया वर्ड अच्छे से आपका। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। ये वाला इजी है, मेरे ख्याल से सब बता देंगे इसको। वर्ड्स आपके सामने हैं, मुझे बताओ इन पिक्चर से इन वर्ड्स को कैसे एसोसिएट करेंगे। क्या बोल रही है यहाँ पे? नो थैंक्स। ये बंदी क्या बोल रही है यहाँ पे? नहीं पीना, मुझे रहने दो। ये बंदा क्या बोल रहा है? नहीं सिगरेट मुझे स्मोक नहीं करना, आप भी रहने दो। तीनों केसेस के अंदर किसी चीज़ को मना किया जा रहा है या किसी चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। और अवॉइड या मना करने के लिए 5 वर्ड्स में से जो सही वर्ड बैठेगा, देखो जिस्ट तो वैसे ही नहीं बैठेगा, आप समझ ही पा रहे हैं।
सबड्यू आप देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं। तो एश्यू, अब ये जो एश्यू वर्ड है ना, एडवांस्ड वर्ड है, ढंग से समझ लेना। 6 मीनिंग है इसके, 5 या 6, सबका अपना अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है। एश्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, सबसे पहली चीज़। और त्यागोगे उसी चीज़ को जो चीज़ आपने की है या आपके पास थी। भाई आपने सुख सुविधाओं को त्याग दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप सुख सुविधाओं में रहते थे। भाई कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो जंगल में रहता और बोल रहा हूँ मैंने सुख सुविधाओं को त्याग दिया। भाई तुम रहता ही जंगल में था तो सुख सुविधा थी कहाँ यहाँ। तो त्याग देने का मतलब ये वो वाला त्याग देना है जो आपके पास था और आपने अपनी इच्छा से उसको छोड़ा है। तो एश्यू वर्ड से समझ गए ना, ये वाला मीनिंग हमेशा कनेक्ट करके रखना। यूज़ करके देखते हैं। शी डिसाइडेड टू एश्यू सोशल मीडिया फॉर अ मंथ टू फोकस ऑन हर वेलबींग। उसने डिसाइड किया त्याग देने को सोशल मीडिया को 1 महीने के लिए, ताकि अपनी वेलबींग पे वो फोकस कर सके, अपनी हेल्थ पे या भलाई पे वो फोकस कर सके। एक और सेंटेंस देखते हैं। ड्यूरिंग रिसेशंस कंज्यूमर्स में एश्यू अननेसेसरी एक्सपेंसेस टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। मंदी के दौरान, रिसेशन के दौरान कंज्यूमर्स त्याग सकते हैं, एश्यू कर सकते हैं बिना बात के खर्चों को, ताकि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकें, अपनी आर्थिक संतुलन को बनाए रख सकें। तो जनरली आदमी क्या, जब पैसा होता है तो खूब खर्चा कर देता है ना। अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी कर देता है। 5,000 की जगह पे 15,000 की जैकेट भी ले लेता है। जब पैसा कम होता है तो आदमी 5,000 की जगह 2,000 की जैकेट लेके आता है। तो अननेसेसरी एक्सपेंसिव जो करता था उसी को एश्यू करता है इंसान, इसलिए त्याग देने की बात हो रही है। चलो अब एडवांस वाले पार्ट पे आ जाओ। ये भी त्याग देना, ये भी त्याग देना, ये भी त्याग देना, ये सब त्याग ही देने के सिनोनिम्स हैं। एश्यू, शन, एब्सटेन, कीप अवे फ्रॉम, फोरसेक, रिनाउंस। काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है कंटेंट, ज़रूर से लाइक दे दिया करो इसको। कम लाइक्स या शेयर्स आते हैं, कम मुझे रिस्पांस दिखता है, तो फिर मेहनत करने का मन नहीं होता। इतनी मेहनत करना आप समझ पा रहे होंगे है ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कोई पेड कोर्स नहीं है ये। चलो, एश्यू क्या होता है, त्याग देना किसी चीज़ को जब आप उससे टच में हैं। लेकिन शन का मतलब क्या होता है, ये क्लोजर सिनोनिम है। किसी चीज़ को डेलिबरेटली अवॉइड करना, किसी चीज़ को त्याग देना, अवॉइड करना, शन कर देना। एश्यू और शन अंग्रेजी में एक ही वर्ड्स हैं, एक ही मीनिंग रखते हैं। फिर आप पूछोगे सर ये शन आया क्यों। भैया शन का एक और मीनिंग भी होता है, इसलिए आया। शन का दूसरा मीनिंग होता है हुक्का पानी बंद कर देना, बैनिश या ऑस्ट्रसाइज कर देना। देख रहे हो, ये 3 लड़कियां बातें कर रही हैं, इस लड़की को अलग छोड़ रखा है। समाज में जब भी किसी चीज़ को आप बैनिश करते हैं, समझ पा रहे हैं ना, ऑस्ट्रसाइज और बैनिश जो है हुक्का पानी बंद करने के सिनोनिम्स हैं, किसी को कट ऑफ करने के सिनोनिम्स हैं, है ना, बॉयकॉट करने के सिनोनिम्स हैं। तो शन वर्ड जो है ये बॉयकॉट, बैनिश या ऑस्ट्रसाइज के काम आता है, इसलिए वर्ड बनाया गया है। एश्यू वाले केस में ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है दोनों वर्ड्स में। चलो ये समझ लिया आपने शन वर्ड, इसका एडिशनल मीनिंग ध्यान रखना। अब आ जाओ तीसरा वर्ड, एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से आप परहेज करते हैं। भाई शन करने का मतलब है, या एश्यू करने का मतलब है त्याग दिया। मैंने आज से पीना छोड़ दिया, मैंने आज से फास्ट फूड छोड़ दिया। लेकिन एब्सटेन में क्या कर रहे हैं, थोड़े दिन नहीं खाऊंगा यार फास्ट फूड को, एक बार नहीं, मतलब मन आपने वो वाला नहीं बनाया कि मैं छोड़ दिया हूँ। आपका मन ये है कि मैं परहेज कर रहा हूँ, खा लूँगा तो एक आधा पीस दे देना बस, मैं परहेज कर रहा हूँ। तो डॉक्टर आपको बोलता है ना मीठे से परहेज करो, तो वो यही कहता है कि महीने में एक आधी बार खा लिया तो ठीक है, लेकिन वो परहेज वाला समझ पा रहे हैं ना, अपने आप को कंट्रोल भी करना और उस चीज़ को पूरी तरीके से त्यागना भी ना। तो ये होता है एब्सटेन करना, परहेज वाला काम। त्याग देने का सिनोनिम है, लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्सटेन के बाद में फ्रॉम लगा के आप बताएंगे जिस भी चीज़ से आप एब्सटेन या कर रहे हैं या परहेज कर रहे हैं। चलो एक और वर्ड है, कीप अवे फ्रॉम समथिंग या स्टीयर क्लियर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से दूर रहना, इसका मतलब होता है दूर रहना। लेकिन इसका मीनिंग ये है कि हो सकता है उस चीज़ के आप पास कभी आए ना हो। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि आई हैव एश्यूड स्मोकिंग, आई हैव शंड स्मोकिंग, तो इसका सीधा सा मतलब है भाई साहब मैंने खूब सिगरेट्स पी हैं, उसके बाद मैंने स्मोकिंग को एश्यू या शन किया। लेकिन अगर मैं अब ये बोल देता हूँ कि आई कीप अवे फ्रॉम या स्टीयर क्लियर ऑफ स्मोकिंग, तो इसका ये मीनिंग भी हो सकता है कि मैंने पहले सिगरेट्स पी हैं, और इसका ये मीनिंग भी हो सकता है मैंने कभी सिगरेट्स नहीं पी। समझ पा रहे हैं, आज की डेट में मैं दूर रहता हूँ, हो सकता है मैं पहले इस चीज़ के पास में हूँ, हो सकता है मैं ना भी हूँ। तो ये दोनों जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये अवॉइड करने की बात करती हैं, लेकिन ये कभी ये नहीं बताती कि पहले आप उस चीज़ से टच में थे या नहीं थे। टच में थे तो फिर एसयू वर्ड का इस्तेमाल करना है। फिर 2-3 वर्ड्स हैं, फोरसेक, अबेंडन और डिजर्ट। तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, लेकिन बीच मझधार में छोड़ देने के लिए यूज़ किया जाता है इन तीनों वर्ड्स को। इसमें आप कोई बुराई को नहीं त्यागते हो,
किसी दोस्त को, किसी मिशन को, किसी काम को जो शुरू किया था, उसको बीच मझधार में बीचों बीच छोड़ के आ जाते हो। व्हेन दैट थिंग या पर्सन डिपेंड्स ऑन यू या नीड्स यू। समझ गए? फोरसेक, अबैंडन और डिजर्ट। डिजर्ट का मतलब ही होता है रेगिस्तान, डेजर्ट बोलते हैं इसको नॉन फॉर्म में। डिजर्ट का मतलब होता है किसी को अबैंडन करना। अब ध्यान रखना, फोरसेक वर्ड जो है ये एक ऐसी चीज़ को छोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है जो आपके लिए बहुत प्लेजेंट है। जैसे आपको मीठा खाना बहुत प्लेजेंट है, जैसे आपको, समझ पा रहे हैं, दोस्तों के साथ घूमना बहुत प्लेजेंट है। जो चीज़ आपके दिल के बहुत करीब है ना, उसको त्याग देने के लिए ना एस यू का यूज़ करें ना शन का यूज़ करें, आप यूज़ करें फोरसेक का। जब भी किसी चीज़ के लिए फोरसेक लगा के बता रहे हो मैंने इसको छोड़ दिया, तो मैं सुनते ही समझ जाऊंगा इस चीज़ से आपको बड़ा प्यार था। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, रिनाउंस, रेलिंक्विश और एब्डिकेट। तीनों का मतलब होता है जी पावर को, टाइटल को, पोजीशन को त्याग देना। चीज़ों को नहीं, सत्ता को, है ना, और अपनी इच्छा से त्याग देना। जैसे ये आदमी जो है इस थ्रोन को, सिंहासन को छोड़ के जा रहा है, तो आपके हाथ में जो पावर लग गई है, अपनी इच्छा से जब उसको आप त्यागेंगे तो रेलिंक्विश, रिनाउंस या एब्डिकेट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। जरूरी नहीं है सत्ता कोई छोड़ा हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके बच्चों को पालना, है ना, या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को पढ़ाना। लेकिन सरकारी स्कूल का टीचर स्कूल ही नहीं आ रहा, तो वो टीचर है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एब्डिकेट या रेलिंक्विश करके बैठा है। आया मज़ा? थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज हुई होगी। 6 वर्ड्स हैं। 6 क्यों हो गए, ये तो 10-12 हो गए ना। सबके मीनिंग्स आपने सीख लिए हैं। अब अपने इनको यूज़ करके देखते हैं ताकि आपको मज़ा आए। द विलेज एब्डिकेटेड एज शूट, बैनिस्ड या ऑस्ट्रसाइज्ड दोज हु रिफ्यूज टू अबाइड बाय देयर कस्टम्स। विलेज ने वो कर दिया इन चारों में से उन लोगों को जो मना करते थे विलेज के कस्टम से, गांव के परंपराओं से अबाइड बाय करने को या उनको फॉलो करने को। अबाइड बाय करना यानी किसी चीज़ को सख्ती से फॉलो करना। देखो जी, गांव में अगर किसी कस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो गांव वाले आपको त्यागेंगे नहीं, आपको हुक्का पानी बंद करके, समझ गए ना, वो कर देंगे आपको, क्या समझते हैं ना, बॉयकॉट कर देंगे। और बॉयकॉट के लिए सारे वर्ड्स हैं अपने पास, शन, बैनिश, ऑस्ट्रसाइज, शन, बैनिश, ऑस्ट्रसाइज एंड बॉयकॉट। इस क्वेश्चन में जानबूझ करके 2 आंसर्स को सही रखा गया है। बैनिश और ऑस्ट्रसाइज दोनों ही आंसर्स आपके बनेंगे। ठीक है, चलो, गांव वालों ने बॉयकॉट कर दिया, बैनिश या ऑस्ट्रसाइज कर दिया उन लोगों को। द वेटरन एक्टर डिसाइडेड टू डैश एक्टिंग फॉर पॉलिटिक्स। इस वेटरन एक्टर ने डिसाइड कर दिया कि वो त्याग देगा एक्टिंग को पॉलिटिक्स के लिए। एस यू भी त्याग देना, स्टीयर क्लियर ऑफ भी त्याग देना, रेलिंक्विश भी त्याग देना है, या शन भी। देखो, एक्टर है तो एक्टिंग तो करता ही होगा, एक्टिंग करता होगा तो रेलिंक्विश करेगा क्या, या शन करेगा, या एस यू करेगा, या स्टीयर क्लियर ऑफ करेगा? भाई साहब, वो एस यू करने वाला है, एक्टिंग को त्यागेगा। उस चीज़ को जो आप करते आ रहे हैं और आप उसको त्यागने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके टच में है, तो आप एस यू, और वैसे शन का भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शन जो है ना उसका अलग वाला मीनिंग है, वहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। समझ गए ना, किसी को बॉयकॉट करने के लिए शन का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। टेक्निकली देखा जाए तो बी और सी दोनों सही हैं, लेकिन प्रिफर्ड चॉइस होगी एस यू। उसने एस यू कर दिया एक्टिंग को। चलो नेक्स्ट देखो, ही रिटायर्ड एंड डैश द पोजीशन टू अ यंग मैन लास्ट समर। वो रिटायर कर गया और उसने अपनी पोजीशन को त्याग दिया एक यंग मैन के सामने, एक नौजवान के सामने, पिछली गर्मियों के दौरान। पोजीशन को त्याग रहे हो, ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा एब्डिकेट का। रिनाउंस, रेलिंक्विश और एब्डिकेट किसी पावर, पोजीशन, राइट को अपनी इच्छा से त्याग देने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, लास्ट देख लो। द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड द फाइटिंग ग्रुप्स टू डैश वायलेंस एंड कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आस्क किया यानी कहा या रिक्वेस्ट किया फाइट करने वाले ग्रुप्स को कि वो वायलेंस को यानी हिंसा को डैश करे और निगोशिएटिंग टेबल पे कम करे, वापस जो है बातचीत की टेबल पे वापसी करे। तो वायलेंस को क्या करना है, त्यागना है। और त्यागने के लिए क्या कर सकते हो आप, एश्यू कर सकते हो, रिनाउंस कर सकते हो, एब्सटेन कर सकते हो। देखो, एब्सटेन कर सकते हो, लेकिन एब्सटेन अपने बाद में फ्रॉम लेता है। एब्सटेन फ्रॉम वायलेंस लिखा होता तो ये सही हो जाता, यहाँ पे फ्रॉम लगाया होता तो ये सही हो जाता। रिनाउंस किया जाता है ऐसी चीज़ को जो कोई राइट हो, कोई हक हो आपका, कोई अधिकार हो। तो वायलेंस कोई अधिकार तो है नहीं आपका। एश्यू और स्टीयर क्लियर ऑफ दोनों ही सही हैं। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है दूर रहना, अवॉइड करना।
एश्यू का मतलब होता है जो काम कर रहे हो उसको छोड़ देना। तो ऑफकोर्स यहाँ पे वो वायलेंस कर रहे हैं, इसीलिए उनको मना किया गया है। तो एश्यू जो है प्रिफर्ड चॉइस होना चाहिए, बी आपका यहाँ पे एश्यू। चलिए, मेरे ख्याल से अब चारों वर्ड आपके दिमाग में और अच्छे से बैठे होंगे। अब देखो, अगला जो अपने वर्ड करने वाले हैं वो वर्ड नहीं है, कोलोकेशंस नाम से एक नया कॉन्सेप्ट अपने जो है शुरू करने वाले हैं। हर वोकैब सीरीज़ की क्लास के लास्ट में आपको कुछ कोलोकेशंस करवाएंगे। और कोलोकेशंस होते क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो हमेशा साथ में आते हैं। चाहे तो पहला वर्ड नाउन हो, दूसरा भी नाउन हो, या पहला एडजेक्टिव हो, दूसरा वर्ब, दूसरा नाउन हो, या एक एडवर्ब हो, एक एडजेक्टिव हो। इस तरीके से उनका सिस्टम बैठा हुआ है कि आप उनको साथ में ही देखेंगे। इसलिए उन वर्ड्स के पेयर्स को आपको याद कर लेना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ये क्लोज टेस्ट में, फिलर्स में और वोकैब में बहुत काम आते हैं। एग्जाम्पल के लिए शुरू करते हैं कोलोकेशन नंबर फर्स्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहला कोलोकेशन है अ पैंग ऑफ। पैंग ऑफ, और पैंग का मतलब होता है एक बहुत ही तेज या शार्प फीलिंग। कभी आपको कुछ अंदर से फीलिंग आती है ना, कभी दर्द होता है, किसी के अचानक से दर्द हुआ हार्ट में तो वो पैंग हुआ। कभी आपको बहुत घोर निराशा हुई तो वो निराशा का पैंग है। कभी आपको डर लगा तो डर की जो आपके अंदर जो फीलिंग आई वो भी पैंग है। तो सडन फीलिंग हो, चाहे किसी फिजिकल या नॉन फिजिकल चीज़ की, वो पैंग कहलाती है। अब ये जो पैंग है ना, पैंग, ये भाई साहब कई चीज़ों का हो सकता है, और वो चीज़ें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ये पैंग हो सकता है सिंपथी का, यानी किसी के लिए हमदर्दी का। ये पैंग हो सकता है फियर का, यानी डर का। पैंग हो सकता है एनवे, यानी जेलसी का। एनवे जेलसी दोनों का मतलब होता है किसी के लिए जलन, है ना। ये पैंग हो सकता है गिल्ट का या रिमोर्स का, किसी चीज़ के पछतावे का। पैंग हो सकता है ऑफकोर्स कॉन्शियस का। कॉन्शियस का मतलब होता है मॉरलिटी, है ना। आपके अंदर का जो अंतरात्मा होती है, जो उसका भी पैंग आ सकता है। आपको कभी अंतरात्मा जाग जाए अचानक से तो पैंग ऑफ कॉन्शियस, ठीक है। और पैंग हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट का। देखने में आपको लग रहा होगा ये क्या है, पैंग पैंग पैंग, सबके साथ पैंग लग गया। लेकिन जब ये पैंग वर्ड आप देखोगे नेक्स्ट टाइम क्लोज टेस्ट में, तो इन्हीं में से किसी वर्ड के साथ मिलेगा। तो ऐसा नहीं है अ पैंग ऑफ मनी, कहीं मनी लिखा हो, फिर आपको मनी नहीं चूज़ करना, आपको फियर चूज़ करना है या पेन चूज़ करना है। पेन मैंने लिखा नहीं है शायद, यहाँ पे पेन रह गया, ठीक है, पेन भी ऐड कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ड से कनेक्ट करके रखेंगे पैंग वर्ड को। मीनिंग और फीलिंग आपने इसकी ले ली, सडन और शार्प फीलिंग के लिए ये पैंग नाम का वर्ड यूज़ होता है। चलिए और कोलोकेशन देखते हैं, सेकंड वाली देखेंगे। बहुत सारी हैं लेकिन मैं वही करवा रहा हूँ जो मुझे पर्सनली, जो मेरे लेवल पे, मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट लगते हैं, है ना। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, जो पिछले 10 साल में एग्जाम्स हुए हैं एसएससी बैंक के, यूपीएससी के, बस वही मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अपने एग्जाम के हिसाब से देखो, ये इंपॉर्टेंट है। अ सेंस ऑफ। सेंस ऑफ, सेंस का मतलब होता है फीलिंग ही होता है सेंस भी, लेकिन सेंस होता है सेंस, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, किसी चीज़ की अवेयरनेस, है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है, सेंस ऑफ प्राइड हो सकता है, सेंस ऑफ एनवे या जेलसी हो सकता है, सेंस ऑफ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन हो सकता है, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन या हेल्पलेसनेस हो सकता है, एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है। ये सारे वर्ड्स आपने देखे हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब आपके अंदर का मजाकियापना, आप कितने अच्छे से मजाक कर सकते हैं, यही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर है। ह्यूमर का मतलब भी होता है मजाक। तो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आप मजाक करना और सहना बहुत अच्छे से जानते हैं। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब आपके अंदर सिक्योरिटी की भावना है, फीलिंग आ रही है आपको कि मैं सिक्योर हूँ। सेंस ऑफ ड्यूटी ऑब्लिगेशन रखते हैं तो आप बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, अपनी ड्यूटी को समझते हैं। सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर आता है तो आप किसी चीज़ को लेकर के प्राइड, मतलब प्राइडफुल होते हैं या प्राउड होते हैं। जैसे देश के लिए सेंस ऑफ प्राइड आ सकता है, आपको अपने ऊपर सेंस ऑफ प्राउड आ सकता है, प्राइड आ सकता है किसी अचीवमेंट के लिए। सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन का मतलब है फ्रस्ट्रेशन की भावना, आपको मजबूर फील हो रहा हो अंदर से, या थका हुआ फील हो रहा हो, है ना, हेल्पलेसनेस आपको फील हो रही हो। सेंस ऑफ एनवी या जेलसी का मतलब है वो वाला सेंस या वो वाली भावना जिसमें आप किसी के लिए जेलसी फील कर रहे हैं। पैंग ऑफ जेलसी अगर आया तो अचानक से आपके अंदर जेलसी आई, लेकिन सेंस ऑफ जेलसी आपके अंदर हमेशा रहता है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप जेलस हैं तो सेंस ऑफ जेलसी आप रिटेन करते हैं, ठीक है। नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये 5-6 वर्ड्स को बार बार देखोगे ना, 2-3 रिवीजन के अंदर ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगली बार जब रीडिंग कर रहे होगे मेरे साथ एडिटोरियल में, ये सेंस पैंग जहाँ जहाँ आएंगे आपको फिर से बार बार रिवाइज करवाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखो अपना कोलोकेशन। अच्छा 2 ही है क्या, चलो रैपअप करेंगे क्लास को, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब यही अपने रेशो रखेंगे, 3 नए वर्ड्स, उनके 20 नए सिनोनिम्स, प्लस में 3 कोलोकेशंस जिसमें 15-20 नए वर्ड्स आपको आ जाएँ। आपका क्विज है आज का, जो आपने सीखा है इस क्विज पे अप्लाई करना है। एम्बॉडी द डैश ऑफ ह्यूमिलिटी, डैश इसेंस होगा, क्रक्स होगा या जिस्ट होगा, है ना। एंड डैश एरोगेंस, एरोगेंस को डैश करना है, एश्यू करना है, डिसर्ट करना है या अबैंडन करना है।
लीडर्स हु डैश देयर टीम मेंबर्स, तो लीडर्स अपने टीम मेंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिनाउंस, डिसर्ट या एब्डिकेट कर सकते हैं। कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। आंसर्स मैंने डाल दिए हैं फर्स्ट कमेंट में इसी क्लास के नीचे, जाके सॉल्व कर लो और अपने मेरे आंसर से अपने को मैच करो। आउट ऑफ 8 इस क्विज में आपको कितने मार्क्स मिले बताना। अपने आंसर्स ही पोस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूंगा गलत आंसर्स को सही करने की। अब आ जाओ दूसरा वाला क्विज। इसमें आपको मैच द कॉलम्स करने हैं, ठीक है। क्विज नंबर 2, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग क्या होता है, चलो बता देता हूँ, कोएडिसेंस होता है, ठीक है। तो ए 4 और एच जो आपस में मैच हो जाएंगे, ए और बी हो सकता है सी आपस में मैच हो जाए, 8 और सी, 10वां और आई हो सकता है मतलब आपस में मैच हो जाए। तो इस तरीके से मैच करवाना है आपको। इसके आंसर भी मैंने कमेंट्स पे डाल दिए हैं, जाके चेक करो आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स मिले। दोनों क्विजेस के अलग अलग बताना, क्लोज टेस्ट में क्या मिले और मैच द कॉलम में आपको कितने मार्क्स मिले। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। जो बच्चे कोर्सेज के अंदर एनरोल्ड है, फुल वर्जन इस क्लास का अपलोड हो चुका है, जहाँ पे लास्ट के क्विजेज आपको सॉल्व करवाए गए हैं 15 मिनट लगा करके। तो जो बच्चे क्लास में एनरोल्ड हैं कोर्स में ऐप पे एसएससी बैंक के, आप जाके फुल वर्जन का फ़ायदा लें। क्विज को मेरे साथ आप अपनी क्लास में सॉल्व करेंगे। अंटिल देन